मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ का। मित्रों, साम्यवाद पर आधारित इस बेहतरीन उपन्यास के अब तक मैं 43 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 44 का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। बहुत तड़के ही माँ किराए की घोड़ा गाड़ी पर खड़बड़ करती हुई एक ऐसी सड़क पर जा रही थी जिसे शरद ऋतु की वर्षा के जल ने धोया था। तेज हवा चल रही थी और चारों ओर कीचड़ के छींटे उड़ रहे थे। गाड़ीवान अपनी जगह पर से मुड़ मुड़कर नाक के सुर में उससे अपना दुखड़ा रो रहा था। मैंने उससे कहा था, अपने भाई से, कि मैं कहता हूँ कि तुम बंटवारा क्यों नहीं कर लेते, तो हमने बंटवारा कर लिया। सहसा उसने बाईं तरफ वाले घोड़े पर चाबुक फटकारा और गुस्से से चिल्लाया, चल बे हरामजादे। शरद ऋतु के मोटे मोटे कौवे खाली पड़े खेतों में बड़ी उत्सुकता से फुदक रहे थे और चारों ओर ठंडी हवा साए साए कर रही थी। हवा के झोंकों का मुकाबला करने के लिए कौवे बहुत तन तन कर चल रहे थे, लेकिन हवा उनके परों को छेड़ती हुई गुजरती और उनके लिए अपने पांव जमाए रखना असंभव हो जाता और वे बड़े अनमनेपन से पर फड़फड़ाते हुए उड़कर दूसरी जगह जा बैठते। तो उसने किया क्या कि जाकर सारी चीज़ों पर कब्जा जमा लिया और मैंने देखा कि मेरे लिए कुछ बाकी ही नहीं रह गया। गाड़ीवान कहता रहा। माँ उसकी बातें इस तरह सुनती रही मानो कोई स्वप्न देख रही हो। उसके स्मृति पट पर पिछले कुछ वर्षों की घटनाएं घूम गईं और उसने अपने आप को सक्रिय रूप से उनमें भाग लेता हुआ पाया। पहले उसे जीवन की परिस्थितियां ऐसी मालूम होती थीं जैसे किसी ने बहुत दूर बैठकर उन्हें निर्धारित कर दिया हो। किसने और किस उद्देश्य से, यह तो कोई भी नहीं जानता था, परंतु अब बहुत सी परिस्थितियां उसके देखते देखते बदलती जा रही थी और वह स्वयं भी इस परिवर्तन में भाग ले रही थी। इस बात पर वह अपने आप से संतुष्ट तो थी, पर उसे अपनी शक्ति पर विश्वास न था। वह बहुत परेशान और उदास थी। उसके चारों ओर हर चीज बहुत मंद गति से चल रही थी। आकाश पर सुरमई बादल एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। सड़क के दोनों ओर के पेड़ गाड़ी के गुजरते समय अपनी भीगी हुई पल्लवहीन डालें हिला देते थे। खेतों के क्रम के बाद नीची नीची पहाड़ियां आती और फिर वे गायब हो जाती। गाड़ीवन की नाक का सुर, घोड़े के साज में लगी हुई घंटियों की टनटन, नम हवा की ससराहट, इन सब आवाजों ने मिलकर एक कंपनशील धारा का रूप धारण कर लिया था जो खेतों पर निरंतर प्रवाहित हो रही थी। पैसे वाले के लिए स्वर्ग भी काफी नहीं होता। गाड़ीवान अपनी जगह पर बैठे बैठे झूम झूम कर कहता रहा। तो उसने मुझे और भी कसना शुरू किया। सारे हाकिमों से उसकी दोस्ती थी। एक चौकी पर पहुंचकर उसने घोड़े खोल दिए। मुझे शराब पीने के लिए 5 कोपेक दे दो, उसने बड़े विनय भरे स्वर में कहा। माँ ने 5 कोपेक का एक सिक्का उसके हाथ पर धर दिया। उसने अपनी हथेली पर उसे उछाल कर कहा, 3 की वोदका लूंगा और 2 की रोटी। तीसरे पहर माँ सर्दी में ठिठुरती और थकी हुई निकोलस्कोए के बड़े गांव में पहुंची और चौकी पर एक गिलास पानी पीने के लिए गई। अपना भारी सूटकेस बेंच के नीचे रखकर वह खिड़की के पास बैठ गई। खिड़की से उसे एक छोटा सा चौक दिखाई दे रहा था जिसमें रौदी हुई पीली पीली घास उगी हुई थी। सामने ही गहरी सुरमई रंग की एक इमारत थी जिसकी छत झुक गई थी। यही जिले के हाकिम का दफ्तर था। बरामदे में एक गंजा दाढ़ी वाला किसान
खाली कमीज पहने बैठा पाइप पी रहा था। चौक में एक सूअर घास पर चल रहा था। वह झुझलाकर अपने कान फड़फड़ाता था और सिर हिलाकर अपनी थूथन जमीन में गड़ा देता था। काले काले बादलों के बड़े बड़े झुंड मंडरा रहे थे। हर चीज शांत और उदास और भयानक लग रही थी। जिंदगी मानो कहीं जा छिपी थी। उसने दम साध लिया था। सहसा एक पुलिस सार्जेंट घोड़ा दौड़ाता हुआ चौक की तरफ आया और दफ्तर की इमारत के सामने पहुंचकर उसने घोड़ा रोक दिया। अपना चाबुक हवा में घुमाते हुए उसने किसान से चिल्लाकर कुछ कहा। चिल्लाने की आवाज कांपती हुई आकर खिड़की से टकराई, पर शब्द सुनाई न दे सके। किसान ने खड़े होकर दूर किसी चीज की ओर संकेत किया। सार्जेंट कूदकर घोड़े पर से उतरा और घोड़े की रास किसान को थमा दी। लड़खड़ाता हुआ वह सीढ़ियों तक गया और जंगले का सहारा लेकर बरामदे में जा पहुंचा और दरवाजे में घुसकर गायब हो गया। फिर चारों ओर निस्तब्धता छा गई। घोड़े ने पोली जमीन पर 2 बार अपने सूम मारे। एक लड़की जो अभी 12-13 बरस की रही होगी कमरे में आई। उसके पीले बालों की एक छोटी सी चोटी गुथी हुई थी और उसके गोल चेहरे पर उसकी कोमलता भरी आंखें बड़ी सुंदर मालूम होती थीं। तस्तरियों से भरी हुई एक टूटी सी ट्रे ले जाते हुए वह बराबर अपना सिर हिला रही थी और होठ काट रही थी। बच्ची सलाम, प्रेम से माँ ने कहा। सलाम। चाय का सामान मेज पर रखकर लड़की ने सहसा उत्तेजना भरे स्वर में घोषणा की। अभी अभी उन लोगों ने एक डाकू को पकड़ा है, उसे यहीं ला रहे हैं। कौन है वह डाकू? मालूम नहीं। उसको क्यों पकड़ा है? मालूम नहीं। लड़की ने फिर वही उत्तर दिया। मैंने बस इतना सुना कि वह पकड़ा गया है, संतरी थानेदार को बुलाने गया है। माँ ने खिड़की के बाहर झांक कर देखा। बाहर चौक में किसान जमा हो रहे थे। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे आराम से आ रहे थे। कुछ लोग भागे हुए घटनास्थल की तरफ आ रहे थे और भागते हुए ही भेड़ की खाल के अपने कोटों के बटन लगा रहे थे। उस इमारत के सामने एकत्रित होकर वे बाईं तरफ देखते रहे। लड़की ने भी झांक कर खिड़की के बाहर देखा और झट से दरवाजा बंद करती हुई कमरे से बाहर भागी। यह आवाज सुनकर माँ चौंक पड़ी। उसने अपना सूटकेस बेंच के नीचे और नीचे सरका दिया और सिर पर शाल ओढ़कर जल्दी से दरवाजे की तरफ गई। न जाने क्यों उसकी इच्छा हो रही थी कि वह झटपट चली जाए, वहां से भाग जाए, पर वह संभल गई। जब वह बरामदे में पहुंची तो उसकी आंखें और सीने पर बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक झोंका तीर की तरह लगा। उसकी सांस रुकने लगी और उसके पांव सहसा जवाब देने लगे। चौक के उस पार रिबिन चला आ रहा था। उसके दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे और गांव के 2 चौकीदार जमीन पर अपनी लाठियां पटकते हुए उसके दोनों तरफ चल रहे थे। जनसमूह चुपचाप बरामदे के सामने खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। मां को जैसे काठ मार गया। वह अपनी नजरें उधर से न हटा सकी। रिबिन कुछ कह रहा था। मां को उसकी आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर उसके हृदय की अंधकारमय शून्यता में उसके शब्दों की कोई प्रतिध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। उसने गहरी सांस लेकर अपने आप को संभाला। बरामदे के पास नीली आंखों और सुनहरे रंग की चौड़ी सी दाढ़ी वाला एक किसान खड़ा बड़े ध्यान से उसे देख रहा था। मां ने खांसा और भय से कांपते हुए हाथ से अपना गला सहलाने लगी। क्या हुआ? मां ने साहस बटोर कर उससे पूछा। खुद ही देख लो, उसने उत्तर देकर मुंह फेर लिया। एक और किसान आकर उसके पास खड़ा हो गया। रिबिन को जो पुलिस वाले ला रहे थे वे भीड़ के सामने आकर रुक गए। भीड़ बढ़ती जा रही थी, पर लोग बिल्कुल शांत थे। सहसा रिबिन का स्वर उनके सिरों पर से गूंजता हुआ सुनाई दिया। ए ईसा के भक्तों, तुम लोगों ने उन पर्चों के बारे में सुना है जिनमें हम किसानों की जिंदगी की हकीकत बयान की गई है। मुझे उन पर्चों के लिए सजा भुगतनी पड़ रही है। मैंने ही वे पर्चे लोगों में बांटे थे।
भीड़ रिबिन के और पास आती गई। उसका स्वर शांत और उत्तेजना रहित था। उसकी आवाज़ सुनकर माँ होश में आई। सुना तुमने? दूसरे किसान ने चुपके से उस नीली आंखों वाले किसान से कहा। उसने सिर उठाकर फिर बिना कुछ उत्तर दिए माँ की तरफ देखा। दूसरे किसान ने भी माँ की तरफ देखा। वह पहले वाले किसान से उम्र में छोटा था। उसकी एक छिद्री सी काली दाढ़ी थी और उसके चेहरे पर चितियाँ पड़ी थीं। कुछ देर बाद वे दोनों वहाँ से चले गए। मुझसे डर गए होंगे, माँ ने अनायास सोचा। वह ज़्यादा सतर्क हो गई। बरामदे में जहाँ वह खड़ी थी वहाँ से उसे मिखाइलो इवानोविच का स्याह चोट खाया हुआ चेहरा और उसकी आंखों की उत्तेजना भरी चमक दिखाई दे रही थी। वह चाहती थी कि रिबिन भी उसे देख ले, इसलिए वह पंजों के बल खड़ी होकर गर्दन लंबी करके देखने लगी। लोग रिबिन को गंभीर अविश्वास की भावना के साथ देख रहे थे, पर कोई कुछ कह नहीं रहा था। केवल भीड़ में पीछे की तरफ कुछ लोगों की खुसर फुसर सुनाई दे रही थी। किसान भाइयों, रिबिन ने बहुत जोर लगाकर ऊंची आवाज में कहा, उन पर्चों में जो कुछ लिखा है उस पर यकीन करना। मुमकिन है उनके लिए मुझे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़े। यह मालूम करने के लिए कि वे पर्चे मुझे कहाँ से मिले थे, उन्होंने मुझे बहुत पीटा और बहुत यातनाएं दी और वे मुझे फिर मारेंगे, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, क्योंकि उन पर्चों में सच्ची बातें कही गई हैं और सच्चाई हमें अपनी रोजी से भी ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए। यही असली बात है। वह यह सब क्यों कह रहा है? बरामदे के पास खड़े हुए एक किसान ने कहा। अब उसके लिए फर्क भी क्या पड़ता है? नीली आंखों वाले ने उत्तर दिया। आदमी एक ही बार तो मर सकता है। लोग अभी तक वहां चुपचाप खड़े उदास भाव से रिबिन को देख रहे थे और ऐसा मालूम होता था कि कोई अदृश्य बोझ उन्हें नीचे दबा रहा था। पुलिस सार्जेंट लड़खड़ाता हुआ बरामदे में आया। कौन बोल रहा था? उसने नस्ली आवाज में कहा। सहसा वह फुर्ती से सीढ़ियों के नीचे उतरा और रिबिन के बाल पकड़कर उसे झंझोड़ दिया। क्यों, तू बोल रहा था सुअर के बच्चे? उसने चीख कर कहा। भीड़ में खलबली मच गई और लोग बुदबुदाकर कुछ कहने लगे। माँ ने व्यथित होकर लाचारी से अपना सिर झुका लिया। एक बार फिर रिबिन का स्वर गूंज उठा। देख लिया तुम लोगों ने? चुप रहो। पुलिस सार्जेंट ने उसकी कनपटी पर एक मुक्का रसीद किया। रिबिन लड़खड़ाया और उसने कंधे भींच लिए। आदमी के हाथ बांधकर जैसा जी में आता है उसके साथ वैसा सलूक करते हैं। सिपाहियों, ले जाओ इसे और तुम सब लोग अपने अपने घर जाओ। पुलिस सार्जेंट रिबिन के सामने इस तरह उछलता रहा जैसे किसी कुत्ते को हड्डी मिल गई हो और उसके मुंह पर, सीने पर और पेट में घुसे मारता रहा। मारो नहीं उसे, किसी ने भीड़ में से चिल्लाकर कहा। आखिर मारते क्यों हो? किसी ने समर्थन में कहा। आओ चले। नीली आंखों वाले किसान ने सिर हिलाकर अपने साथी से कहा। वे दोनों धीरे धीरे वहां से चल दिए और माँ सहानुभूति भरी दृष्टि से उन्हें देखती रही। जब उसने पुलिस सर्जेंट को लष्टम पष्टम भागकर बरामदे की सीढ़ियों पर चढ़ते देखा तो माँ ने संतोष की सांस ली। यहाँ लाओ इसे। मैं क्या कह रहा हूँ? उसने अपना मुक्का हिलाते हुए चीख कर कहा। खबरदार जो ऐसा किया, किसी ने भीड़ में से कड़क कर कहा। माँ ने देखा कि वह वही नीली आंखों वाला किसान बोल रहा था। लोगों, उसे वहां न ले जाने दो। अगर वे उसे वहां ले गए तो मारते मारते उसकी जान ले लेंगे और फिर कह देंगे कि हम लोगों ने उसे मार डाला है। अंदर न ले जाने देना। किसान भाइयों, मिखाइलो ने गरज कर कहा, तुम लोगों को यह समझ में नहीं आता कि तुम्हारी जिंदगी क्या है? क्या तुम यह नहीं देखते कि वे लोग तुम्हें किस तरह लूटते हैं, तुम्हें धोखा देते हैं और तुम्हारा खून चूस लेते हैं? हर चीज तुम्हारी ही बदौलत है। तुम इस धरती की सबसे बड़ी शक्ति हो, लेकिन तुम लोगों को किस बात का अधिकार है? सिर्फ भूखे मरने का? सहसा किसान एक दूसरे की बात काटते हुए चिल्लाने लगे। वह सच कह रहा है। थानेदार कहाँ है? थानेदार साहब को बुलाओ।
पुलिस सार्जेंट उन्हीं को बुलाने गए हैं। कौन? वह शराबी? अफसरों को बुलाना कोई हमारा काम थोड़े ही है। शोर बढ़ता गया। तुम बोले जाओ, हम उन लोगों को तुम्हें हाथ भी न लगाने देंगे। इसके हाथ खोल दो, देखना कहीं तुम खुद न पकड़े जाना। रस्सियों से मेरे हाथों में दर्द हो रहा है, रिबिन ने अपनी भारी सुरीली आवाज में कहा, जिसमें बाकी सब आवाजें डूब गईं। किसान भाइयों, मैं भागूंगा नहीं। मैं सच्चाई से भागकर कहाँ जाऊंगा? वह तो मेरी नस नस में बसी हुई है। कुछ लोग भीड़ से अलग होकर एक तरफ को हटकर खड़े हो गए और सिर हिला हिलाकर टीका टिप्पणी करते रहे, लेकिन फटे पुराने कपड़े पहने हुए और लोग बहुत उत्तेजित अवस्था में भागकर आते रहे। वे सब रिबिन के चारों ओर भीड़ लगाए खड़े थे। रिबिन उनके बीच एक वन देवता की तरह खड़ा था और अपने सिर के ऊपर हाथ हिला हिलाकर उनसे चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम लोग एक दूसरे के हाथ नहीं खोलेंगे तो कौन खोलेगा? उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और खून में सना हुआ हाथ ऊपर उठाया। यह मेरा खून है जो मैंने सच्चाई के लिए बहाया है। माँ बरामदे की सीढ़ियों से नीचे उतरी, लेकिन चूंकि उसे भीड़ के कारण मिखाइलों की सूरत नहीं दिखाई दे रही थी, इसलिए वह फिर ऊपर चढ़ गई। उसके हृदय में एक अस्पष्ट सा हर्ष हिलोरे ले रहा था। किसान भाइयों, इन पर्चों को ढूंढकर पढ़ना। अगर पादरी लोग और सरकारी हाकिम तुमसे कहें कि सच्चाई का प्रचार करने वाले ये लोग नास्तिक और विद्रोही हैं, तो उन पर विश्वास नहीं करना। सच्चाई छुप छुप कर पृथ्वी पर घूम रही है और वह जनता के बीच वास करने के लिए स्थान ढूंढ रही है। इन हाकिमों के लिए तो वह धधकती हुई आग और तलवार की तरह है। वे उसे स्वीकार नहीं कर सकते। वह उन्हें काट कर रख देगी और जलाकर भस्म कर देगी। तुम्हारे लिए सच्चाई एक दोस्त है, उनके लिए वह एक कट्टर दुश्मन है। इसीलिए वह पृथ्वी पर छुप छुप कर घूमती है। एक बार फिर भीड़ में से तरह तरह की आवाजें आने लगी। सुनो, हे ईसा के भक्तों, भैया तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। तुम्हें पुलिस के हवाले किसने किया? पादरी ने, एक पुलिस वाले ने उत्तर दिया। दो किसानों ने एक मोटी सी गाली दी। देखना लोगों, होशियार रहना, किसी ने चेतावनी दी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास माँ के भाग 44 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास माँ के भाग 45 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। थानेदार भीड़ की तरफ आ रहा था। वह लंबे कद का, गठे हुए शरीर और गोल चेहरे वाला व्यक्ति था। वह अपनी टोपी एक कान के ऊपर झुकाकर पहनता था और उसकी एक तरफ की मूछ ऊपर की ओर और दूसरी तरफ की मूछ नीचे की ओर ऐठी रहती थी। इसलिए उसके चेहरे पर हमेशा एक नीरस मुस्कुराहट का टेढ़ापन कायम रहता था। वह अपने बाएं हाथ में तलवार लिए था और दाहिना हाथ बहुत जोर से झुला झुला कर चल रहा था। उसके भारी और जमे हुए कदमों की आहट सबने सुनी। उसे रास्ता देने के लिए भीड़ हट गई और सारा कोलाहल इस तरह शांत हो गया जैसे धरती में पानी सूख जाए। सबकी मुद्राएं गंभीर हो गईं। माँ को ऐसा लगा कि उसकी आंखें जल रही हैं और उसके माथे की पेशियां फड़क रही हैं। वह फिर जाकर भीड़ में मिल जाना चाहती थी। वह आगे झुकी और आशंकाओं से भरी हुई निश्चल खड़ी रही। क्या है यह? थानेदार ने रिबिन के सामने रुककर उसे बड़े रूप से देखते हुए पूछा। इसके हाथ क्यों नहीं बंधे हैं? सिपाहियों, इसके हाथ बांध दो। उसकी आवाज बहुत ऊंची और गुजती हुई पर सपाट थी। बंधे हुए तो थे और लोगों ने खोल दिए, एक सिपाही ने उत्तर दिया। क्या मतलब? लोग क्या होते हैं? किन लोगों ने? थानेदार ने अपने सामने अर्धवृत्त के रूप में खड़ी हुई भीड़ पर एक नजर दौड़ाई। कौन है ये लोग? उसने अपनी सपाट आवाज में पूछा। उसके स्वर में जरा भी उतार चढ़ाव नहीं आने पाया। उसने अपनी तलवार की मुठ से नीली आंखों वाले किसान को छूकर कहा, जुमा को,
जिन लोगों का जिक्र हो रहा है वह तुम हो? अच्छा, और कौन है? मिसिन तुम भी? थानेदार ने उनमें से एक की दाढ़ी अपने दाहिने हाथ से पकड़ ली। हरामजादो, चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने कर दूंगा, अच्छी तरह मजा चखा दूंगा। उसकी मुद्रा में न क्रोध था न धमकी। वह बहुत ही आवेश रहित स्वर में बोल रहा था और अपने लंबे लंबे हाथों से उन्हें ऐसे मार रहा था जैसे यह उसकी आदत हो। वे लोग मुंह लटकाए वापस हो गए। तुम लोग यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? उसने सिपाहियों से कहा। मैं कहता हूं हाथ बांध दो इसके। थानेदार ने एक सांस में कई गालियां दी और फिर रिबिन की तरफ देखा। ऐ, हाथ पीछे करो, उसने गरज कर कहा। मैं अपने हाथ बंधवाना नहीं चाहता, रिबिन ने कहा। मैं न भागूंगा न लड़ूंगा, इसलिए हाथ बंधवाने की क्या जरूरत है? क्या कहा? थानेदार ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। वह हंसियों, अच्छा यही है कि लोगों को इस तरह सताना छोड़ दो। रिबिन ने अपना स्वर ऊंचा करके कहा। तुम्हारी बारी भी जल्द ही आने वाली है। थानेदार उसका मुंह देखता रह गया। उसकी मूछें फड़क रही थीं। वह एक कदम पीछे हट गया और उसने आश्चर्य से सांप की तरफ फुफकार कर कहा, सुअर के बच्चे, तेरी यह मजाल। फिर सहसा उसने रिबिन के मुंह पर जोर का एक घूंसा मारा। आप अपने इन घूंसों से सच्चाई को नहीं मार सकते, रिबिन ने उसकी तरफ बढ़ते हुए चिल्ला कर कहा। जलील कुत्ते, तुझे मुझे मारने का कोई हक नहीं है। मुझे कोई हक नहीं है? मुझे? थानेदार ने सचमुच कुत्तों की तरह भूक कर कहा। उसने एक बार फिर रिबिन के सिर का निशाना लेकर अपना मुक्का घुमाया। रिबिन ने सिर नीचे कर लिया और निशाना चूक गया। थानेदार मुंह के बल गिरते गिरते बचा। किसी ने भीड़ में से चिढ़ाने के लिए सीटी बजाई और एक बार फिर रिबिन का क्रोधपूर्ण स्वर सुनाई दिया। शैतान, खबरदार जो मुझे हाथ लगाने की भी हिम्मत की। थानेदार ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि भीड़ और पास आ गई है और उन लोगों ने चारों तरफ एक घेरा बना लिया था। यह बात बहुत अशुभ सूचक और खतरनाक थी। निकिता, थानेदार ने चिल्लाकर आवाज दी। ए निकिता! एक छोटे कद का गठे हुए शरीर वाला किसान भेड़ की खाल का कोट पहने भीड़ से बाहर आया। उसका उलझे हुए बालों वाला बड़ा सा सिर झुका हुआ था। निकिता, थानेदार ने बड़े निश्चिंत भाव से अपनी मूंछ अड़ते हुए कहा, जरा इसकी कनपटी पर एक मुक्का रस्सी तो करना, जोर का। किसान आगे बढ़ा और रिबिन के सामने पहुंचकर खड़ा हो गया। उसने सिर उठाया ही था कि रिबिन ने उसके ऊपर कठोर शब्दों की बौछार की और बड़े विश्वास के साथ अपनी भारी आवाज में बोला, भाइयों, देखा तुमने किस तरह ये लोग आदमी को अपने ही हाथों अपना गला घोटने पर मजबूर करते हैं। आंखें खोलकर देख लो और अच्छी तरह सोचो इसके बारे में। धीरे धीरे उस किसान ने अपना हाथ उठाया और रिबिन के सिर पर एक बहुत ही हल्का सा मुक्का मारा। हरामी, ऐसे मारा जाता है? थानेदार ने चिल्ला कर कहा। ऐ निकिता, किसी ने भीड़ में से धीमी आवाज में कहा, यह न भूल जाना कि भगवान के सामने जवाब देना पड़ेगा। मैं कहता हूं मारो इसे। थानेदार ने किसान की गर्दन को धक्का देते हुए उससे चिल्ला कर कहा। लेकिन निकिता अपना सिर झुकाए वहां से चल दिया। बस, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता, उसने उदास होकर कहा। क्या कहा? थानेदार के चेहरे पर कालिमा दौड़ गई। वह अपना पांव पटक कर मोटी सी गाली देकर रिबिन की तरफ झपटा। इसके बाद ही एक घूंसे की आवाज आई और रिबिन चक्कर खाकर लड़खड़ा गया। उसने अपना हाथ उठाया ही था कि इतने में दूसरा घूंसा पड़ा और वह गिर पड़ा। थानेदार उसके सिर और सीने पर तथा पसलियों में ठोकरें मारने लगा। भीड़ में क्रोध की लहर दौड़ गई। लोग थानेदार की तरफ बढ़े, पर यह देखकर वह उछलकर पीछे हट गया और जल्दी से अपनी तलवार म्यान में से निकाल कर बोला, क्या मतलब है इसका? तुम लोग बगावत कर रहे हो? अच्छा, तो यह बात है। उसकी आवाज कांप कर शांत हो गई और वह कुछ कहने के असफल प्रयास में चिचियाने लगा। थानेदार की आवाज जवाब दी गई और उसके हाथ पांव भी। उसका सिर झुक गया, कंधे नीचे लटक गए
और पीछे हटते हुए उसने हारे जुआरी की तरह चारों तरफ नजर दौड़ाई। वह अपने कदमों से जमीन टटोल टटोल कर चल रहा था। अच्छी बात है, उसने भर्राए हुए स्वर में चिल्लाकर कहा। ले जाओ इसे यहाँ से, मैं जा रहा हूँ हरामजादों। तुम्हें मालूम नहीं कि वह राजनीतिक कैदी है? तुम्हें यह मालूम नहीं कि यह लोगों को जार के खिलाफ भड़का रहा है और तुम इसकी तरफदारी करते हो? इसलिए तुम भी बागी हो, क्यों ना? माँ पलक झपकाए बिना निश्चल खड़ी रही। उसकी सारी शक्ति जैसे किसी ने निचोड़ ली हो। उसकी सारी शक्ति जैसे किसी ने निचोड़ ली हो। उसका दिमाग बिल्कुल खाली था, जैसे उसने कोई भयानक स्वप्न देखा हो। वह भय और व्यथा में डूबी हुई थी। लोगों की उदासी, व्यथा और क्रोध से भरी हुई आवाजें मक्खियों की तरह उसके मस्तिष्क में गूंज रही थीं। उसने थानेदार की कांपती हुई आवाज और किसी की फुसफुस करके बोलने की आवाज सुनी। अगर वह अपराधी है तो उस पर अदालत में मुकदमा चलाया जाए। हुजूर, रहम खाइए उस पर। यह सच है, किसी कानून में इस तरह के बर्ताव की इजाज़त नहीं है। सचमुच कोई कानून ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिसका जी चाहता जिसे मार पीट कर बराबर कर देता। यह भी कोई बात हुई? लोग दो दलों में बट गए। एक थानेदार को घेर कर खड़ा हो गया और उस पर चीखने चिल्लाने लगा और उससे अनुनय विनय करने लगा। दूसरा समूह जो छोटा था, धराशायी व्यक्ति को घेरे खड़ा था और चुनौती के स्वर में बुदबुदा कर कुछ कह रहा था। इस समूह के कुछ लोगों ने सहारा देकर रिबिन को खड़ा किया और जब पुलिस वालों ने फिर उसके हाथ बांधने का प्रयत्न किया तो उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे जल्लादों, इतनी जल्दी क्या है? मिखाइलो ने अपने मुंह और दाढ़ी पर से गर्द और खून पोंछा और चुपचाप चारों ओर नजर दौड़ाई। उसकी नज़र माँ पर पड़ी। माँ चौंक पड़ी और उसकी तरफ झुककर अनायासी उसने अपना हाथ हिला दिया। रिबिन ने मुंह फेर लिया। कुछ देर बाद उसकी आंखों ने फिर माँ को ढूंढ लिया। माँ को ऐसा प्रतीत हुआ कि वह सिर ऊंचा करके तनकर खड़ा हो गया था और उसके खून में सने हुए गाल कांपने लगे। उसने मुझे पहचान लिया। क्या सचमुच उसने मुझे पहचान लिया? माँ ने उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। एक तीव्र लालसा के वश उसका सारा शरीर कांप रहा था। दूसरे ही क्षण माँ ने देखा कि वह नीली आंखों वाला किसान रिबिन के बगल में खड़ा उसे देख रहा था। एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि से माँ भयभीत हो उठी। मैं क्या कर रही हूँ? वे लोग मुझे भी पकड़ लेंगे। उस किसान ने रिबिन से कुछ कहा और रिबिन ने उत्तर में सिर हिला दिया। कोई फिक्र की बात नहीं है, रिबिन ने कांपते हुए स्वर में कहा, जो कंपन के बावजूद स्पष्ट और साहसमय था। मैं इस पृथ्वी पर अकेला नहीं हूं। वे सारी पृथ्वी के लोगों को तो गिरफ्तार नहीं कर सकते। जहां जहां मैं रहा हूं वहां मेरी याद बाकी रहेगी। वे हमारा घोंसला नोच कर बर्बाद भी कर डालें, तमाम साथियों को पकड़ भी ले जाएं, फिर भी। वह यह सब मुझसे कह रहा था। माँ ने अंदाजा लगाया। लेकिन वह दिन आएगा जब ये उकाब आज़ादी से लड़ेंगे। जनता सारे बंधन तोड़ डालेगी। एक औरत बाल्टी में पानी लाकर रिबिन का मुंह धोने लगी और साथ साथ आहें भर कर बुदबुदाती रही। उसका यह विनयपूर्ण करुण क्रंदन मिखाइलो के शब्दों में इस तरह घुल मिल गया कि माँ उनमें अंतर भी न कर सकी। थानेदार के पीछे पीछे किसानों का एक समूह उधर बढ़ा। कैदी को ले जाने के लिए गाड़ी लाओ। अब की किसकी बारी है? किसी ने चिल्लाकर कहा। इसके बाद थानेदार का स्वर सुनाई दिया, जो अब बिल्कुल ही बदला हुआ था। ऐसा मालूम होता था कि वह बहुत झुझला कर बोल रहा था। मैं तुझे मार सकता हूँ, थानेदार ने कहा, पर तू मेरे ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। अब की बार हिम्मत न करना, गधे कहीं के। अच्छा, यह बात है। आप अपने को समझते क्या हैं? क्या ये आप खुदा हैं? रिबिन ने चिल्ला कर कहा। दबी हुई आवाज़ों के प्रवाह में उसकी आवाज़ डूब गई। भाई, उससे बहस न करो, वह हाकिम है। हुजूर, आप उस पर खफा न हो। वह इस वक्त अपने होश में नहीं है। चुप रह, बुद्धू कहीं का। वे लोग अब तुम्हें शहर ले जाएंगे। शहर में ज़्यादा कायदा कानून चलता है।
लोगों की आवाज़ों में विनय और अनुरोध था। इन तमाम आवाज़ों ने मिलकर एक अस्पष्ट गुंजन का रूप धारण कर लिया था, जिसमें आशा की झलक तक न थी। पुलिस वाले रिबिन की बाहें पकड़कर उसे दफ्तर की इमारत की सीढ़ियों के ऊपर ले गए और दरवाजे के अंदर चले गए। किसान धीरे धीरे तितर बितर हो गए, लेकिन माँ ने नीली आंखों वाले उस किसान को अपनी तरफ आते देखा। वह आंखें झुकाए उसे देख रहा था। माँ के पांव जवाब देने लगे और घोर निराशा ने मानो उसके हृदय की सारी शक्ति चूस ली। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। मुझे यहाँ से नहीं हटना चाहिए, उसने सोचा। मुझे नहीं हटना चाहिए। वह जंगला पकड़कर प्रतीक्षा करने लगी। थानेदार बरामदे में खड़ा अपने हाथ हिला हिलाकर किसी को डांट रहा था। उसकी आवाज़ इस समय भी उतनी ही नीरस और बेजान थी। तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हो सुअर के बच्चों, कुछ न जाने न बूझे, हर बात में अपनी टांग अड़ाते हो। गधों, यह सरकार का मामला है, मेरा एहसान मानो। तुम्हें तो मेरे सामने घुटने टेक कर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी भलाई की। अगर मैं चाहता तो सबको पकड़वा कर सख्त कैद की सजा करवा देता। कोई 20-25 किसान नंगे सिर खड़े उसकी बातें सुन रहे थे। बादल नीचे आते गए और अंधेरा छाता गया। नीली आंखों वाला किसान बरामदे में आया जहां माँ खड़ी थी। देखा क्या हो रहा है? हाँ, माँ ने नरमी से उत्तर दिया। तुम यहाँ किस काम से आई हो? उसने माँ की आंखों में आंखें डालकर पूछा। मैं किसान औरतों से लेंसें खरीदती हूँ और कपड़ा भी। किसान धीरे धीरे अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। यहाँ की औरतें तो ये चीज़ें बनाती नहीं। उसने इमारत के दरवाजे की तरफ कनखियों से देखकर बड़ी बेपरवाही से कहा। माँ ने जल्दी से उस पर एक नज़र डाली और अंदर जाने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। किसान का चेहरा बहुत खूबसूरत और गंभीर था और उसकी आंखों में उदासी थी। वह लंबे कद का चौड़े कंधों वाला आदमी था। वह पैबंद लगा हुआ कोट, साफ सी सूती कमीज और गाढ़े भूरा पतलून पहने था। उसके पांव पर फटे हुए जूते थे, वह भी बिना मोजों के। न जाने क्यों माँ ने संतोष की सांस ली। क्या तुम आज रात भर के लिए मुझे अपने यहाँ ठहरा सकते हो? माँ ने सहसा पूछा। यह प्रश्न उसने अंतःप्रेरणा के वश पूछा था, जो इस समय उसके भटकते हुए विचारों से ज्यादा तेजी से काम कर रही थी। यह प्रश्न पूछते ही उसका पूरा शरीर, उसकी एक एक हड्डी, एक एक मांसपेशी मानो अकड़ गई। वह तनकर सीधी खड़ी हो गई और उस आदमी को निडर होकर देखने लगी। कुछ विचार उसके मस्तिष्क में कांटों की तरह चुभ रहे थे। मेरी वजह से निकोलाई इवानोविच की तबाही आ जाएगी और मैं बहुत दिनों तक, न जाने कितने दिनों तक पावेल से नहीं मिल पाऊंगी। वे मुझे बहुत मारेंगे। किसान ने जमीन पर नजरें गड़ाए हुए अपने कोट को सीने पर खींचते हुए धीरे से उत्तर दिया। तुम्हें रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा लूं, क्यों नहीं? बस इतनी ही बात है कि मेरी झोपड़ी बहुत मामूली सी है। मैं ही कौन महलों में रहने की आदी हूँ। अच्छी बात है। किसान राजी हो गया और आंखें उठाकर उसने माँ को सिर से पांव तक देखा। काफी देर हो रही थी और शाम के धुंधलके में उसकी आंखों में उदास चमक थी और उसका चेहरा बहुत पीला मालूम पड़ता था। अच्छा, तो मैं अभी चलती हूँ और तुम मेरा सूटकेस ले चलोगे ना? माँ ने धीरे से कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह बड़ी तेजी से किसी ढलान पर नीचे फिसलती जा रही है। अच्छी बात है, लेता चलूंगा। उसने कंधे ऊंचे करके अपना कोट फिर ठीक किया। लो, वह गाड़ी आ गई। रिबिन फिर बरामदे में दिखाई दिया। उसके सिर और चेहरे पर भूरे रंग की कोई चीज लिपटी हुई थी और उसके हाथ बंधे हुए थे। अच्छा दोस्तों, विदा। गोधूली बेला में सर्दी को चीरता हुआ उसका स्वर सुनाई दिया। सच्चाई की खोज में रहना और उसकी हिफाजत करना। जो आदमी तुमसे ईमानदारी की बात कहे उस पर विश्वास करना और सच्चाई के लिए लड़ने में अपनी जान की परवाह भी न करना। बंद कर जवान, थानेदार चिल्लाया। अबे सिपाही, घोड़ों को हाँकता क्यों नहीं? तुम्हारे पास खोने के लिए है ही क्या? अपनी जिंदगी को देखो।
गाड़ी चल दी। आखिर तुम लोग भूखे क्यों मरते हो? रिबी ने चिल्लाकर कहा। उसके दोनों तरफ एक एक पुलिस वाला बैठा था। अगर तुम्हें आज़ादी मिल गई तो तुम्हें रोटी और न्याय भी मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, विदा। उसकी आवाज़, पहियों की खड़खड़, घोड़ों के टापों की आवाज़ और थानेदार की चीख पुकार में दबकर रह गई। बस किस्सा खत्म हो गया। किसान ने सिर हिलाकर कहा और फिर माँ की तरफ मुड़कर बोला, तुम यहीं मेरा इंतजार करो, मैं अभी 1 मिनट में आया। माँ कमरे में चली गई और समोवार के सामने मेज के पास बैठ गई। उसने रोटी का एक टुकड़ा उठाकर देखा और फिर तस्तरी में वापस रख दिया। उसके खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। उसे फिर मतली सी हो रही थी। उसे न जाने क्यों गर्मी लग रही थी, जिसके कारण वह बेचैन थी। मतली के कारण उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। उसके हृदय से मानो किसी ने सारा खून निचोड़ लिया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उस नीली आंखों वाले किसान का चेहरा बराबर उसकी आंखों के सामने फिर रहा था। वह एक अजीब चेहरा था। उसमें किसी बात की कमी मालूम होती थी और उसे देखते ही न जाने क्यों अविश्वास की भावना जागृत होती थी। वह यह नहीं सोचना चाहती थी कि वह उसके साथ विश्वासघात करेगा। वह यह विचार उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया था और उसके दिल पर एक बोझ बना हुआ था। उसने कमजोरी अनुभव करते हुए सोचा। उसने मुझे ध्यान से देखा और भाप गया। यह विचार इसके आगे न बढ़ सका, मानो मतली और निराशा की दलदल में फंस कर रह गई हो। चौक में अभी थोड़ी देर पहले के कोलाहल के बाद जो निस्तब्धता छा गई थी, उससे यह पता चलता था कि गांव वाले डर गए। इससे माँ की एकांत की भावना और तीव्र हो उठी थी और उसकी आत्मा पर राख जैसा कोमल और सुरमई अंधकार सा छा गया था। वह लड़की फिर दरवाजे पर दिखाई दी। आपके लिए अंडे तल कर ला दूं? उसने पूछा। नहीं, रहने दो, मेरी खाने की इच्छा नहीं हो रही है। इन लोगों की चीख पुकार से मेरा तो दिल हिल गया। लड़की मेज के पास आ गई। आपने देखा नहीं कि थानेदार ने उसे कितनी बुरी तरह पीटा? उसने बड़ी उत्सुकता से दबे स्वर में कहा। मैं तो पास ही खड़ी थी। उसने उसके सभी दांत तोड़ डाले। मैंने उस आदमी को थूकते देखा। कितना गाढ़ा और गहरे रंग का था उसका खून, और उसकी आंखें तो सूजकर बिल्कुल बंद हो गई थी। वह तारकुल के कारखाने में काम करता है। पुलिस सार्जेंट ऊपर नशे में धुत पड़ा है और अब भी शराब मांग रहा है। वह कहता है कि उनका एक पूरा गिरोह था और यह दाढ़ी वाला उनका सरदार था। उन्होंने 3 लोगों को पकड़ा था, पर एक भाग गया। उन्होंने एक मास्टर को भी गिरफ्तार कर लिया। वह भी इनके गिरोह में था। वे ईश्वर पर यकीन नहीं रखते और दूसरों से भी कहते हैं कि ईश्वर पर विश्वास न रखें, ताकि वे गिरजाघरों को लूट सकें। यही है इन लोगों का काम। कुछ किसानों को उस पर तरस आ रहा था, मगर कुछ लोगों का कहना था कि उसे फांसी दे देनी चाहिए। हमारे गांव में ऐसे दुष्ट किसान भी हैं। माँ लड़की की बिखरी बिखरी बातें बड़े ध्यान से सुनती रही। लड़की बड़ी तेजी से बोल रही थी। माँ अपने भय और आशंकाओं को दबाने का प्रयत्न कर रही थी। लड़की इस बात पर खुश थी कि कोई तो उसकी बात सुन रहा था, इसलिए वह और भी उत्साह के साथ बोलती रही। मेरे बाबा कहते हैं कि यह सब फसल खराब होने का नतीजा है। 2 साल से धरती में कुछ उगा नहीं। किसान बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए वे यह सब गड़बड़ करते हैं। गांव की सभाओं में वे चीखते चिल्लाते और हाथापाई करते हैं। अभी उस दिन की बात है कि लगान न अदा करने के कारण जब वास्किको का सामान नीलाम किया जा रहा था, तो उसने गांव के मुखिया को इतने जोर से मारा कि बस वह बोला, लो यह रहा मेरा कर्ज। दरवाजे के बाहर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। माँ मेज का सहारा लेकर जल्दी से उठ खड़ी हुई। नीली आंखों वाला किसान अपनी टोपी उतारे बिना अंदर आया। कहाँ है तुम्हारा बॉक्स? उसने पूछा। उसने बड़ी आसानी से उसे उठा लिया और हिलाकर कहा, खाली है। मार्का, इस औरत को मेरी झोपड़ी में पहुंचा देना। वह पीछे देखे बिना बाहर चला गया। क्या आप आज रात यहीं रहेंगी? लड़की ने पूछा। हाँ, मैं लेंसे खरीदने आई हूँ।
मैं लेंस खरीदने का काम करती हूँ। यहाँ तो कोई लेंस से बनाता नहीं, तिनको और दारायनों में बनाते हैं, यहाँ तो बनाते नहीं। लड़की ने सूचना दी। तो मैं कल वहाँ चली जाऊँगी। माँ ने चाय के पैसे देने के बाद जब उस लड़की को 3 कोपेक बख्शीश में दिए तो वह बहुत खुश हो गई। वे दोनों बाहर निकलीं और लड़की गीली जमीन पर नंगे पांव जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई बोली, अगर कहो तो मैं दारीनो जाकर वहाँ की औरतों से अपनी लेंसें यहाँ ले आने को कह दूँ। उसने कहा, तुम वहाँ जाने से बच जाओगी, पूरे 8 मील का सफ़र है। नहीं बच्ची, तुम फिक्र ना करो। माँ ने इस विचार से कि वह कहीं पीछे न रह जाए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। ठंडी हवा से उसका जी कुछ ठीक हुआ और उसके हृदय में एक स्पष्ट सा दृढ़ संकल्प उत्पन्न होने लगा। यह संकल्प बहुत धीरे धीरे और अनिश्चित गति से बढ़ रहा था, पर उसमें आशा थी और इस संकल्प को बढ़ाते रहने के लिए वह अपने मन से पूछती रही, मैं क्या करूँगी? अगर मैं साफ साफ सब कुछ कह दूँ। रात सर्द और नम थी। झोपड़ियों की खिड़कियों में कुछ लाल लाल झलक दिख, गडरियों की हाँक और मवेशियों की अलसाई हुई आवाज़ इस निस्तब्धता को भंग कर रही थी। सारा गांव अंधकार और गहरी चिंता में डूबा हुआ था। बस यही जगह है, लड़की ने कहा। रात ठहरने के लिए आपने बहुत बुरी जगह पसंद की है, बहुत ही गरीब किसान है। लड़की ने टटोल कर दरवाज़ा खोला। काकी त्याना, उसने बड़े साहस के साथ पुकारा और फिर वह भाग गई। अच्छा विदा। अंधेरे को चिरता हुआ उसका स्वर सुनाई दिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के भाग 45 का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, उपन्यास माँ के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।